ओल्ड पेपर सॉल्यूशन में आज ये हमारा 3 मार्कर में लास्ट वीडियो है। इससे पहले हम 2014, 15, 16, 17 और 18 का पार्ट फर्स्ट तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो यहाँ पर इसी के साथ में हमारा 3 मार्कर जितने भी हैं 2014 से 18 तक के, यानी कि 5 साल के पेपर के 3 मार्कर हम कंप्लीट कर चुके होंगे। इसके लिए बाकायदा प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में बराबर वीडियो डालते जा रहा हूँ और मुझे आशा है कि आप यहाँ पर इनका बाकायदा फ़ायदा भी ले पा रहे होंगे। कमेंट्स आप ज़रूर करा कीजिएगा और ये भी बताते रहे अपनी राय समय समय पर कि सीरीज़ आपको कैसी क्या लग रही है। ठीक है, चलिए इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर जानकारी दे दूँ कि MPPSC के लिए स्पेशल हमारा पेड कोर्स अवेलेबल है और अगर आप में से कोई छात्र इकोनॉमी स्पेशल पढ़ना चाहता है तो उसे 1000 में इकोनॉमी अवेलेबल है। सिर्फ इकोनॉमिक बात कर रहा हूँ, जिसके आपको प्री और मेंस के टेस्ट भी अवेलेबल हो जाएंगे। और ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इकोनॉमी पूरी पढ़ा चुका हूँ और लगभग 60 वीडियो लेक्चर उसमें कवर मैंने किए हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए आप पेज सेट वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या इन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। हालांकि सभी सब्जेक्ट के लिए जो हमारे कोर्स हैं वो अवेलेबल हैं। अब आते हैं हम प्रश्न की तरफ और 8वां प्रश्न है, 7 हम कर चुके थे। 8वां है कि रोजगार की गुणवत्ता क्या है। प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं और ऐसे अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ने को सीधा नहीं मिलते, इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। और इकोनॉमी में जो एक चीज़ निकल कर आई है वो ये कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अब रोजगार की गुणवत्ता हम बताएंगे तो ये कि रोजगार वृद्धि से GDP और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, यानी कुल मिला के रोजगार किस प्रकार का होना चाहिए। तो रोजगार ऐसा होना चाहिए जिससे GDP और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती हो। दूसरा है कि शिक्षित एवं सभ्य समाज का निर्माण। तो स्वाभाविक सी बात है, रोजगार मिलता किसको, अक्सर पढ़े लिखे लोगों को। और अगर यहाँ पर हालांकि रोजगार सबको मिल सकता है, लेकिन व्यवस्थित रोजगार या कुशल रोजगार की बात करें तो शिक्षित लोगों को मिलेगा। और जब लोगों के पास रोजगार आता है, धनराशि आता है, तो वो एक सभ्य समाज का निर्माण करते हैं। और तीसरा ये कि गरीबी, कुपोषण जैसी समस्या समाप्त हो जाएगी। जब स्वाभाविक सी बात है, रोजगार मिलेगा, सबकी जेब में पैसा आएगा, फिर गरीबी, कुपोषण तो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो ये 3 प्रकार की गुणवत्ता थी। रोजगार कुछ इस प्रकार का होना चाहिए जो देश में समस्याओं को दूर कर सके। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है हमारे सामने कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का उद्देश्य क्या है। यानी कि जो DBT है, डायरेक्ट सीधे खाते में जो पैसे भेजे जाते हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं। तो पहला उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। वित्तीय समावेशन में बता चुका हूँ कि क्या होता है, इसको अगर आप देखना चाहते हैं यूट्यूब पे मेरा वीडियो है। वित्तीय समावेशन यानी कि बैंक जो हैं, ठीक है, उन बैंकों की हर आम नागरिक तक पहुँच, खाते खुलने से लगाकर उनको UPI, क्रेडिट कार्ड, लोन वगैरह वाली सारी सुविधा उपलब्ध करवाना। दूसरा ये कि बिचौलिया भ्रष्टाचार की समाप्ति। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब जो पैसा होता था, पहले बिचौलिए होते थे, अब उनको दिया जाता था, वो आगे से 10,000 रुपये आ रहे हैं, आप तक 8,000 पहुँच रहे हैं। अब जब अकाउंट में सीधा पैसा सरकार के थ्रू आता है तो फिर बिचौलिए समाप्त हो गए। और तीसरा सब्सिडी अन्य राशियों की सीधे पहुँच। तो जैसे कि किसानों को उर्वरक सब्सिडी हो या LPG की सब्सिडी हो, इसके अलावा कोई लोन अगर आप ले रहे हैं तो बहुत सारी जो राशियाँ हैं उसके लिए आपको कहीं लेने जाने की, दूर जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सा आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। तो ये क्या है, जो DBT है उसका उद्देश्य थे। 3 उद्देश्य हमने यहाँ पर बता दिए हैं। इसके बाद बात करते हैं 10वां प्रश्न, HDI के प्रमुख अवयव। बड़ा ही सिंपल प्रश्न है और इसमें आपको 3 में से 3 बराबर मिलने वाले हैं। यानी कि HDI को हम कम से कम 2 पहले बार तो पढ़ चुके हैं, ये वापस से आया है। तो यहाँ पर HDI जो होता है उसमें 3 पैमाने होते हैं। एक तो आय, उस देश के लोगों की क्या आय है। दूसरा आयु प्रत्याशा, यानी कि उस देश में कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो कितने साल जी सकता है, जैसे भारत में 68 साल है। और शिक्षा, यानी कि उस देश में जो स्कूल में बच्चे जाते हैं वो कितने वर्ष तक यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, शिक्षा से मतलब यहाँ पर सब शिक्षक शामिल नहीं किया जाता है। शिक्षा से मतलब ये कि प्रारंभिक रूप से प्राथमिक कक्षा या माध्यमिक कक्षा में जो बच्चे प्रवेश लेते हैं वह एक एवरेजन कितने भारतीय बच्चे कितने साल तक स्कूल में जाते हैं, वो यहाँ पर एक डिसाइड करके भारत का HDI निकाला जाता है। ऐसे ही दुनिया भर का जो HDI है वो भी कुछ इस प्रकार से निकाला जाता है। ओके, उसके बाद 11वां प्रश्न है क्षेत्रीय असंतुलन के 3 कारण। तो क्षेत्रीय असंतुलन हम समझ चुके हैं क्या होता है इसी 3 मार्कर में। अब कारण पूछे हैं। तो पहला है औद्योगिक विकास की असमानता। जैसे गुजरात में औद्योगिक विकास बहुत अच्छे से हैं, MP में नहीं है, इसलिए MP में बेरोजगारी, भूखमरी और गरीबी ज़्यादा है। और दूसरी तरफ गुजरात की हालत जो है बहुत अच्छी है, मुंबई की भी, महाराष्ट्र की भी अच्छी है। इसके अलावा बेरोजगारी एवं जनसंख्या में वृद्धि। तो स्वाभाविक सी बात अगर आप देखेंगे
तो जैसे कि यूपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, एमपी, ये भारत के वे राज्य जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा भी हैं और दूसरा बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। इसका एक रीज़न यही होता है कि जब उचित समय पर बेरोजगारी ज़्यादा रहेगी और रोजगार नहीं मिलेगा तो यहाँ पर उनको शिक्षा नहीं मिलेगी, शिक्षा नहीं मिलेगी, जागरूकता नहीं आएगी, और जागरूकता नहीं आएगी तो जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ेगी। और तीसरा, सरकारी कार्यक्रम एवं नीतियों का सफल होना। तो ये इसके लिए एक सिस्टम भी काम करता है, जैसे कि चाहे एमपी पूरा है, एमपी में चाहे कोई सी सरकार हो, चाहे अन्य राज्यों में कोई सरकार हो, लेकिन इंदौर हर साल या पिछले 4 सालों से टॉप कर रहा है तो उसके लिए इंदौर का नगर निगम काम करता है। तो वैसे क्या होता है कि योजनाएं सब तरफ चलती हैं, मेन चीज़ होती है कि उसके जो अधिकारी होते हैं वो किस प्रकार से लागू करते हैं। अगर कोई योजना गुजरात में अच्छे से लागू हो पाती है तो वही योजना एमपी में अच्छे से नहीं लागू हो पाती हैं। तो इसका कारण भी होता है कि सरकार चाहे प्रयास करें उसके बावजूद भी क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट प्रश्न मेरे वहाँ आते हैं और वो है, हमारे देश में निम्न लिंगानुपात के क्या कारण हैं। लिंगानुपात मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो आपको पता होगा कि भारत में जो है लगभग 942 के आसपास लिंगानुपात है यहाँ पर, यानी कि 1000 पुरुषों पर 942 महिलाएं। कुल मिला के मतलब महिलाओं की संख्या कम है। ऐसा क्यों? तो पहला है रूढ़िवादिता और असाक्षरता या निरक्षरता भी कह सकते हैं। तो जैसे कि पुराने रीति रिवाज चले आ रहे हैं जिसमें यह माना जाता है कि बच्चे भगवान की देन होते हैं, इनको नहीं रोकना चाहिए। और दूसरा ये भी मानते हैं कि जितने घर में ज़्यादा बच्चे होंगे वह कमाए के उतने साधन बनेंगे। तो इसके लिए पुरानी सोच और जो निरक्षरता है वो भी है। दूसरा, महिलाओं की निम्न सामाजिक दशाएं। तो महिलाएं कभी इस बारे में खुलकर नहीं कहती। अगर बेटी जन्म लेती है उसे मार दिया जाता है, या अक्सर ऐसा होता है वहाँ पर कि बेटे की चाह में किसी घर में लगभग कम से कम 10-12 बच्चियाँ हो जाती है, तो उसमें फिर उनके साथ बहुत सारा बुरा भेदभाव होता है। तो यहाँ पर ये थी कि महिलाएं खुद अपनी आवाज़ खुलकर नहीं उठा सकती हैं, तो एक कारण ये भी होता है। तीसरा है कि पुरुष प्रधान समाज। तो यहाँ पर जो पूरा समाज उसमें पुरुषों का ज़्यादा वर्चस्व है, महिलाओं की इतनी नहीं चलती, इस कारण से वह इतना कुछ कर नहीं पाती। हालांकि अब भारत में स्थिति काफ़ी अच्छी है और अब लिंगानुपात यानी कि बेटे और बेटियों में इतना भेदभाव नहीं है जो पहले हुआ करता था। यानी कि आने वाले समय में लिंगानुपात भारत में तेज़ी से कम होगा। कुछ ही राज्य जैसे कि हरियाणा हो गया या राजस्थान है, कुछ जो निरक्षर राज्य जहाँ पर साक्षरता कम है वहाँ पर लिंगानुपात ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है, वरना केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मिजोरम वहाँ पर लिंगानुपात काफ़ी अच्छा है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में निम्न औद्योगिकरण के 2 कारण बताइए। औद्योगिकरण निम्न मतलब ये कि मध्य प्रदेश में जो उद्योग है वो अच्छे से संचालित क्यों नहीं हो पाते हैं या इंडस्ट्री डेवलप क्यों नहीं है एमपी के अंतर्गत। तो उसमें जो रीज़न है उस रीज़न में पहला ये कि उद्योगों की स्थानीयकरण हेतु पूंजी, कच्चा माल, बाजार, परिवहन आदि का अभाव। स्थानीयकरण टर्म बहुत बार आ चुकी है और इसको अच्छे से याद रखें आप लोग कि किसी उद्योग को करने के लिए पूंजी चाहिए। अब आपको पता है कि गुजरात में सभी लोग बिजनेस करते हैं, वहाँ पर एक सरकारी नौकरी का इतना कोई उन लोगों को चस्का नहीं है। वहीं अगर अदर स्टेट की बात करें लाइक दैट एमपी की, तो यहाँ पर लोग सरकारी नौकरी पर ज़्यादा जाते हैं, बिजनेस पे नहीं। अब बिजनेस स्टार्ट ऐसे ही नहीं होता, उसके लिए पूंजी चाहिए होती है, यानी कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप बिजनेस स्टार्ट कर सको। तो गुजरात में लोगों के पास में है, एमपी के पास में नहीं है। उसके बाद में कच्चा माल, तो गुजरात में कच्चा माल अच्छे से उपलब्ध हो पाता है, एमपी में कच्चा माल होता है सिर्फ कृषि का, और दूसरा कच्चा माल अच्छे से उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा गुजरात के लोगों की प्रति व्यक्ति आय अच्छी है, तो वहाँ पर बाज़ार में डिमांड अच्छी है। एमपी में बना भी लिया जाए इंडस्ट्री तो उसकी बिक्री करी कहाँ पर जाए। और परिवहन, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत मायने रखता है। अगर सड़कें अच्छी होगी तो उसके लिए इंडस्ट्री डेवलप बहुत अच्छे से होगी, और उसके लिए और भी जैसे कि बिजली हो गया, पानी हो गया, वो सुविधाएं भी अच्छे से उपलब्ध हो तो औद्योगिकरण चलता है। दूसरा है जनसंख्या में कौशल अभाव, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। तो जनसंख्या जो है वो खासकर चाहे वो अच्छी खासी डिग्री कर भी ले, लेकिन वो मात्र एक डिग्री धारक, उसमें कौशल है नहीं कि वह खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके। इसीलिए अक्सर मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वह दूसरे स्टेट में काम करने के लिए जाते हैं, ना कि खुद का अपना कोई बिजनेस खोलना पसंद करते हैं। तो उसका रीज़न क्या? कौशल है ही नहीं, क्योंकि एमपी का एजुकेशन सिस्टम बहुत घटिया है, वास्तविकता है, ठीक है, वाकई में घटिया है। और कृषि प्रधान, तो ज़्यादातर या 80% लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर है, जो इंडस्ट्री में बिल्कुल भी हाथ नहीं आजमाना चाहते, वह खेती में ही रहना पसंद करते हैं और रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो ये 2 कारण हमने यहाँ पर अच्छे से डिफाइन किए हैं। उसके बाद में 14वां प्रश्न यहाँ पर, आज का आखिरी प्रश्न,
कि निकटवर्ती वर्षों में कीमतों में मुद्रास्फीति वृद्धि के कोई 2 कारण लिखिए। मैं आपको बता देता हूं कि ये एक्चुअल में बात है, यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया वो पूछा गया था 2018 में, ठीक है। अब निकटवर्ती वर्षों यानी कि हाल ही के समय में जो मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई बढ़ी वो क्यों बढ़ी है। अब इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट अगर आपके बहुत अच्छे होंगे तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। तो पहला है कि देश में आर्थिक समृद्धि होना, जो प्रत्यक्षतया मुद्रास्फीति से जुड़ा हुआ है। आर्थिक समृद्धि से मतलब हमारी विकास वृद्धि दर बढ़ी है पिछले कुछ वर्षों में, और इसके अलावा हमारी जो जीडीपी है, ठीक है, उसने भी ग्रो किया है। अब जब भी जीडीपी ग्रो करती है यानी कि लोगों की जो जेब है, ठीक है, लोगों की जेब में क्या आता है, अच्छे से यहाँ पर पैसा आता है। जब लोगों की जेब में पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे, खर्च करेंगे। खर्च करेंगे तो मांग बढ़ेगी, और जब भी मांग बढ़ती है और उसके मुकाबले पूर्ति कम होगी तो कन्फर्म है कि महंगाई बढ़ती है। दूसरा है कि कालाबाजारी और जमाखोरी में वृद्धि। तो एक चीज़ ये भी होने लग गया कि जैसे कि दाल आती है मार्केट में, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो दाल का स्टॉक करके रख लेते हैं। मार्केट में उस दाल की क्या हो जाएगी, पूर्ति कम हो जाएगी, और पूर्ति कम हुई और मांग ज़्यादा हुई तो अचानक क्या हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। और तीसरा मौद्रिक नीति में परिवर्तन। तो हाल ही में जो सरकार है उसने अपनी मौद्रिक नीति में बहुत परिवर्तन किए, और जो रेपो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे लेकर आ गई है। इतना नीचे भारत सरकार या भारत में रेपो रेट कभी नहीं आया था। और याद रखिएगा कि जब भी रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट कम आता है इसका मतलब ये कि आने वाले समय में महंगाई बढ़ने वाली है। लेकिन एक बात हमेशा दिमाग में बिठा के रखें आप लोग कि महंगाई बढ़ेगी इसका मतलब उस देश में विकास भी बढ़ने वाला है, क्योंकि महंगाई क्या करता है, हमेशा रोजगार को जन्म देता है, और इसी की वजह से देश में ग्रो भी होता है। इसमें कुल 14 प्रश्न मैंने सोल्व किए। एक प्रश्न काफ़ी टफ था जो मुझे कहीं पर मिला नहीं, ठीक है, तो इसीलिए इसमें हम 14 ही करने वाले। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में आप कुछ ना छोड़े, छूट भी जाता है तो आप उसे दूसरी तरफ से भी कवर कर सकते हैं। ओके, चलिए साथियों, तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि मैं आपकी इस जो सीरीज़ है हमारी इकोनॉमी की, इसमें मैं आपकी काफ़ी अच्छी मदद कर पा रहा हूँ। आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक्स अ लॉट।